नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ रहे सियासी दल तरह तरह के पेतरे अपना रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों को छोड़कर अपने साथ आ रहे कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देकर पुरस्कृत किया है। लेकिन राजनीति में गरमाव तब आया जब भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को दावेदारी नहीं दी। तब से कई तरह की बातें आकार ले रही है। कई तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता टिकट से वंचित क्यों। पुराने मंत्री कटे पर कांग्रेस से आए कांग्रेसी नेता डट गए। मंत्री पद से तो हटाया ही था, वो तो ठीक था, लेकिन अब विधायक भी नहीं। और कहीं तो ये लाइन का भी इस्तेमाल हुआ कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम, ऐसा क्यों। अब सवाल तो होते रहेंगे, लेकिन आज हमारे साथ इसी मुद्दे सवाल पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार किशोर अंचार्य। किशोर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्र प्रथम। गुजरात की बात करें, ऐसे तो गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है और ये गढ़ इसीलिए नहीं बना कि शायद एक नरेंद्र मोदी की बात कर ले या दूसरे तीसरे किसी नेता की बात कर ले, लेकिन कई मंत्री मंडल में जो स्थान लिए थे वो सभी नेताओं की मेहनत से आज वो भाजपा का गढ़ बना। लेकिन बाद में जिस तरीके से देखा गया कि एक के बाद एक दिग्गज नेता की जो टिकट है वो काट दी गई। जल्पा जी, इसमें मेन बात तो ये है कि 2014 के बाद जो आपने पहले बोला कि भाजपा को खड़ा करने लेके जनसंघ के बाद ये सब का एक यूनिटी थी। लालकृष्ण अडवाणी थे, अटल जी बिहारी वाजपेयी थे, नाथालाल जगड़ा थे, ऐसे गुजरात के बहुत नेता थे जिसकी मेहनत से भाजपा का जन्म हुआ था। शंकर सिंह भी उसमें शामिल थे। लेकिन 2014 के बाद ये जो व्यक्तिलक्षी राजकारण आ गया, जो नरेंद्र दामोदर मोदी और बाद में अमित भाई शाह उसमें जुड़ गए, तो उसने क्या किया कि भाई हम दो ही जो करते हैं, हमारे आजिया करे, हमारी जो मुनसुफी के मुजाबिक जो राजकारण का कार्य करे वही हमारे साथ रहेगा, बाकी जो कोई भी हमारे साथ नहीं टिक सकता। और दूसरा क्या क्या कि आप बोल रहे हैं कि भाई ये भाजपा का इतना था, लेकिन आप देखिए कि 2002 के बाद जब केशुभाई पटेल थे तब 117-20 सीट आती थी और नरेंद्र मोदी जब आए तब 99 पर आ गए। अभी हिमाचल में जो नरेंद्र भाई ने बोला इलेक्शन में कि क्योंकि वो जानते हैं कि किसी एमएलए को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया था तो वो काम नहीं कर सकते, फिर वो जब वोटर के पास जाएंगे तो कैसे मत मिलेंगे। तो अब उसने वहाँ ऐसा बोला कि मेरे नाम पर वोट दो जी। जैसा तो, यहाँ पर गुजरात में भी बोला कि आपको नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जिताना, यानी भूपेंद्र पटेल की कोई वैल्यू नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए लोग जिताएंगे। जल्पा, एक यहाँ गुजरात में नरेंद्र भाई ने एक और बात भी बोली भूपेंद्र भाई को बाजू में बिठाकर, आपको मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है जी। मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है तो मतलब क्या, आपने 99 सीट ली थी उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। आपने इतनी महंगाई कर दी, आपने इतना भ्रष्टाचारियों को टिकट दी। अब मुझे तो सबसे वो शायद वर्ष कहना भूल गए कि 2002 वाला रिकॉर्ड तो ये रिकॉर्ड का मतलब तो बजट की नालसी की तरह होता है। तो ये बात पूरी इस बार तो अच्छा, अमित शाह ने 1 महीने पहले मेरे ख्याल से बड़ौदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इस बार जो जीत सके उसको हम टिकट देंगे। कोई नीति नियम नहीं, कोई धारा दौड़ नहीं, कोई राष्ट्रवाद की अब ये लोग देश में बोल के हम तो राष्ट्रवाद करेंगे, ये करेंगे, तो राष्ट्रवाद की बात ही नहीं रही। जब ये बोलते हैं कि हम जीतने वाले को देंगे, तो मुझे याद है कि माधव सिंह की सरकार में लतीफ जो प्योर गुंडा था उसको 5 सीट से लड़ाया गया था और जीत गया। तो इसका मतलब है कि भाजपा अब लतीफ की राह पर चल रहे हैं कि भाई लतीफ जीत सकता है। अब सबसे खराब मैं तो ये बोलूँगा, ये जाहिर में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है कि केसरी सिंह धारासभ्य उसको एक दिन टिकट नहीं दी, दूसरे दिन उसको गया। तो ये जो वैश्य होती है उसके भी बदतर हो गए लोग कि 24 घंटे में आप उसको निकाल देते हैं, आप उसको टिकट नहीं देते, आप में चले जाते हैं। बाद में आप 24 घंटे में जिसके ऊपर कई केस चल रहे हैं तो आप उसको ले आते हैं। तो उसमें नीतिमत्ता, राष्ट्र धर्म, यानी गुजरात में भी वो आयाराम गयाराम वाला उदाहरण है वो फिर और राष्ट्र धर्म की बात को इस लोगों के मुंह में, अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इसमें इस बार जिस तरह से उम्मीदवारों की पसंदगी हो रही है, आप देखिए कि जहाँ, और मुझे तो आश्चर्य यह लगता है कि राष्ट्रवाद के बजाय ये ज्ञाति, मानो कि ये सथवारा ज्ञाति का वो जिंगना पंड्या को रातों रात उसके पास कागज लिखवा दिया
कि भाई मैं ये सीट छोड़ चुनाव दे नहीं लड़ना और चाहते, सथवारा जी। को हम दे रहे, तो पूरे का पूरा कास्टिज्म, धर्म, लेकिन भाजपा को भी इस बारे में सोचना होगा ना, नहीं तो भाजपा के लिए ऐसा माना जाता था कि एक बार उम्मीदवार घोषित कर दिया, यानी कि हाई कमांड या पार्टी का जो निर्णय है उसमें अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल ऐसा सेट हो गया कि अगर आप विरोध करोगे और हम पे दबाव बना तो शायद हम अपना डिसीजन जो है वो पीछे भी ले सकते हैं। और शायद अभी भी कुछ बायड सीट की अगर बात करें तो उसको लेकर भी कई कार्यकर्ता है वो कमलम पर ही चढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जिन्हें गार्डन में बिठाया गया। इसमें जलपति एक और बात भी सामने आई है कि आपने बोला कि जो बहुत विरोध करता है उसको, इसका मतलब यह है कि जो दबंग है, जो पैसे से ताकत वाला है, जो कास्ट पर, धर्म पर चुटनी भाजपा को फर्क कर सकता है कि भाई हमको नहीं लोगे तो हम ये सीट हरा देंगे, उसको भाजपा वाला ले रहे। आप राजेंद्र त्रिवेदी देखो, वो एकदम जेंटलमैन, एजुकेटेड, उसने पूरी पार्टी, मुझे याद है कि वो बेकरी केस से लेकर सरकार को बहुत एडवोकेट की वजह से मदद की है। और मैं तो उसको कॉरपोरेटर के समय से जानता हूँ कि वो तो कभी कॉरपोरेटर था तब भी मैंने सुना नहीं है उसने लांच लिया कुछ नहीं। तो अभी उसने जो रेवेन्यू विभाग में करोड़ों अब्जों का भ्रष्टाचार चल रहा था गुजरात में, उसकी वजह से तो ये आपको याद होगा कि जब विक्रांत पांडे यहाँ कलेक्टर थे तब वो ये पॉपुलर बिल्डर वाले की फाइल क्लियर करी थी तो विक्रांत पांडे को दिल्ली भेज दिया, उसके विरुद्ध इंक्वायरी कर दी। ऐसा सब केस ये राजेंद्र त्रिवेदी पकड़ने गए हैं। तो और बीच में भी वो गए थे रेड करने के लिए, वो रिक्शा में जाते थे, वो अच्छी बात यानी हो ऐसा गया कि शायद वो बनने गए जनता के नायक, लेकिन महानायक न बन जाए, कहीं किसी और की दावेदारी अब पद ना चला जाए, इसलिए उनको खलनायक बना दिया। इस लोगों को ये लगा कि शायद मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा, लेकिन उसका नेचर में वर्ष स्पीक करता तब भी मैं जानता हूँ इसकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं भी। लेकिन उसके साथ जो एटीट्यूड हुआ जलपा जी, इतने सीनियर, इतने होशियार के रातों, अच्छा देखो उसका खाता ले लिया रातों रात और उसको टिकट नहीं दी। दूसरी तरफ पुणे मोदी उसके पर भी भ्रष्टाचार के आक्षेप थे ओपनली, वो 70 लाख का टेंडर का और RNB बराबर, तो उसको टिकट दी जी। उसका मतलब क्या है कि वो वहां हार सकता है, या तो मोदी हो, मोदी जो भी वो भी मोदी है, वो भी मोदी है, मोदी ज्ञाति, वो दोनों एक ही ज्ञाति के हैं। तो शायद उसका भ्रष्टाचार का कोई मायने नहीं रखा। और राजेंद्र भाई ने भ्रष्टाचार नहीं किया था फिर भी उसको निकाल दिया, टिकट भी नहीं दी जी। तो ये बात, ये भाजपा का जो दो गना, जिसको आप दोगुना चेहरा बोलते हैं ना, कि उसका दिखाने का चेहरा और है, बोलने का चेहरा और है। हिमाचल में कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते लेकिन हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा में रोष देखा गया वो अभी गुजरात में नहीं। हाँ, नाराजगी है पर उस लेवल की भी नहीं। वहां तो ऐसा है कि हमें टिकट नहीं दिया तो हम निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। वो तो वहां तो मुझे आश्चर्य मतलब वहां पर मतलब दबंगाई दिखी, या फिर कह सके कि उम्मीद, मतलब भाजपा के जो कार्यकर्ता या नेता कह लो, उन सभी ने साबित कराया कि आप जो बैठे वो हमारी वजह से बैठे। वो उसमें एक और बात मुझे तो ये आपने ये हिमाचल का बोला कि JP नड्डा पूरे भारत इंडिया का भाजपा का प्रमुख है, उसके हिमाचल उसका नेटिव है। वहाँ 24% मानो के 68 धारासभा में से 24 ने बढ़वा कर दिया खुले आम। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं JP नड्डा की। अब JP नड्डा गुजरात में आकर क्या बोल, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी 22 से 24 सीट पर ओपनली बढ़वा हो गया है, लेकिन अभी इतनी बाहर नहीं आया। अभी धीरे धीरे मानो कि जंखना पटेल है, कोड़ी पटेल, वो सूरत में से, उसका एक ही नाम काटा, बाकी 11 को दे दिया कि जिसके सामने भ्रष्टाचार किया। अभी यह हर संघ की भी आप बात कर रहे हैं, वो भी बेसिकली तो NCP का था। वो NCP का वो महेश सवाणी के बंगले में रहता था, महेश सवाणी का काम करता था, 16 लाख रुपए का उसने बिल लिया था उसका कोई, और उसका एजुकेशन भी 8 धोरण है, तो उसको रेवेन्यू और होम का खाता दे दिया। और अभी उससे भी बड़ा ये हास्यास्पद बाबत तो है कि ये मधु श्रीवास्तव, इसको समझाने के लिए इसने जूनियर को भेजा जी। और मधु श्रीवास्तव ने ओपनली ये भी कह दिया कि आप बच्चे को भेज रहे हैं। तो मतलब गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल। बाकी एक जमाना में मुझे बराबर याद है, CR पाटिल करके कोड़ी सूरत का चिमन भाई की सरकार में CD पटेल करके होम मिनिस्टर था। फर्स्ट गुजरात में ऐसा हुआ था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर नॉर्मली होम डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, लेकिन चिमन भाई ने ये CD पटेल की होशियारी और प्रमाणिकता देखकर उसको इंडिपेंडेंट होम डिपार्टमेंट दिया था। तो होम डिपार्टमेंट का इतना वजन होता है, तो ये तो हर संघ की वजह से तो उसका डिवेल्यूशन हो गया जी। और आप दूसरी एक बात देखिए, इसका मैंने बोला ना कि भाजपा का दिखाने का और करने का
टोटली जिसको हम बोल सकते कि भाई भ्रष्टाचार की रीति। अब देखो नरोड़ा की टिकट मेरे कविता कुकलानी करके कोई है, कविता कुकलानी जी, पायल सॉरी पायल कुकलानी, तो उसका मदर भी वहाँ रेशमा बेन कॉर्पोरेटर है, ये भी कॉमन, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि उसका पप्पा जो मनोज कुकलानी है जी, वो 2008 में मेरे ख्याल से इधर जो नरोड़ा पार्टी का कौभांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जी। उसमें 96 या 97 मुस्लिमों और दूसरे लोगों का खून हो गया था। उस केस में सिट ने उसको पकड़ा था और पकड़ने के बाद हाई कोर्ट ने उसको आजीवन कैद की सजा दी। आजीवन कैद की सजा में फिर उसने क्या मेडिकल ये सब डॉक्टर की लागवग से कुछ भी तरह उसने 2015 से वो जामीन पर है और अभी उसकी लड़की को, अभी वो बीमार है ऐसा सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, बहुत बीमार है, तो फिर उसकी लड़की का वो प्रचार कर रहा है। लेकिन यहाँ मेन बात ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई 96 जो नरोड़ा पार्टी में हत्याकांड हुआ था उसके फैमिली को आप टिकट पर टिकट, उसकी मिसेस को कॉर्पोरेटर, तो इंडिकेशन ये है कि भाई मुस्लिमों का खून करो और टिकट ले जाओ। देखो ये बिल्किस बानो ने भी जो छूट कर आए हैं उसका तारीफ किया था ये सीके राहुल जी ने, तो सीके राहुल जी को भी टिकट मिल गई, उनको भी टिकट मिल तो गई। इसका सिर्फ वही नहीं, कई नेता, और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला नाम था वो तो हार्दिक पटेल का ही पटेल, उसने तो पूरे के पूरी गालियां इतनी, जी, उन्होंने तो अमित जी को क्या नहीं कहा वो हम सब जानते से हैं। लेकर बहुत हम नहीं बोल सकते इतनी गालियां दी थी, लेकिन उसको टिकट दे दी। जैसे कोई लेवल, वो भी कांग्रेस में जाकर आया। अभी इसका मतलब ये है कि आपको अगर मिनिस्टर बनना है तो कांग्रेस में जाकर आओ। ये 15 आदमी देखो, ये कुंवर जी बावड़िया 72 का है, जेठा बरवाड़ भी 72 का है, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि कुंवर जी बावड़िया कांग्रेस में आकर आया है, उसको आप 72 में टिकट दे सकते हो। तो निमाबेन आचार्य के ऊपर कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का आक्षेप ही नहीं, तो उसको निकाल दिया, वो तो डॉक्टर है मेडिकल। तो ये कोई बीजेपी में मैंने देखा इस बार की टिकट में कोई राष्ट्रवादी अपनी लायकात ऐसा कोई नियम ही नहीं है। अगर आप 2-3 पाटिल का ग्रुप का हो, जैसे बोलते हैं कांग्रेस में अर्जुन मोटवाड़िया, शक्ति सिंह, जैसे 4 गुटबाजी है, तो वो गुटबाजी में जिसकी गुट के टिकट ले जाते हैं। ऐसे भी इस बार भी इसमें हुआ। ये अमित शाह, CR पाटिल, दोनों का गुटबाजी बहुत चल रहा है, सख्त चल रहा है। मानो कि CR पाटिल ने तो पूरे के पूरे, मेरी जानकारी मुझे सूरत में 11 टिकट काटने वाले थे, उसमें अमित शाह ने ये नहीं टेक पाई। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2012 में नरेंद्र दामोदर मोदी ने कांग्रेस को झटका मारकर बोला था कि भाई आपकी टिकट, आपके टीम का कैप्टन कौन है, कैप्टन मीन्स मुख्यमंत्री जी, तो उस समय वो पूरा हल्ला मचा दिया था। इस बार देखो कोई मुख्यमंत्री का ऑफिशियल किसी ने नाम डिक्लेयर किया कि भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री होने वाला है। नरेंद्र दामोदर मोदी ने कहीं बोला सभा में कि नहीं अब ये ही मुख्यमंत्री, आपको इसको देकर वोट देना है, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जीता होगा। तो इसका मुझे जो जानकारी है, इसका मतलब ये है कि 2024 की पार्लियामेंट की इलेक्शन देखकर, अभी मानो कि ये विधानसभा उसको जीतनी थी तो पटेल चेहरा लाया। विजय रूपाणी का दोष इतना ही है कि वो शायद चुटनी फंड उसने नहीं दिया होगा पूरा वहाँ हो, या फिर कोरोना काल का साया खा गया, बस वही उसको हुआ। तो ये भूपेंद्र भाई पटेल को चेहरे को तो लाया, लेकिन अभी उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी एक माहिती ऐसी भी है कि वो आनंदीबेन पटेल की लड़की है अनारबेन, उसको भी टिकट के लिए अगर चल रहा है, अगर उसको गांधीनगर की टिकट दे दी गई तो मुख्यमंत्री का वो भी एक कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन वो अमित शाह और आनंदीबेन का आप सब जानते हैं कि ऑपोजिशन ग्रुप है, तो अमित शाह ऐसा नहीं चाहेगा कि अनारबेन को टिकट मिले। लेकिन अभी एक बात, गांधीनगर की जो टिकट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं उसमें एक बात ये भी है कि अनारबेन को टिकट देना चाहिए। अब मानोगे उसके बाद अभी CR पाटिल भी पहले बोलता था कि 130 सीट आएगी तो अनऑफिशियल में मुख्यमंत्री, उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी था कि 182 में से 181 भी आती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें। वो भी मुख्यमंत्री, हालांकि अमित शाह ने तो 2/3 उसकी बात कर दी। तो ये इसका मतलब ये है कि 3 गुटबाजी अभी भाजपा में भी चल रही है। यहाँ से टिकट का नाम बराबर जाए तो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो कोई लायकात की वजह से निकलना ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बोल रहे हैं बीजेपी के हम युवाओं को देंगे। अभी देखो 72 वाले को 8-10 है, आप देखिए तो, और 40 तो ऐसा है कि जो 10 धोरण, लेकिन देखना ये रहेगा कि वो 75 वर्ष वाला जो आनंदीबेन पटेल को रूल लागू हुआ था वो इन सबको होगा या नहीं। अगर होगा होता तो
इसको क्यों दिया ये जेठा भरवाड़, और दूसरा ये जो कन्नू देसाई और ये कुंवर जी बावड़िया, वो सब तो 72 73 का है। तो ये तो क्राइटेरिया अब रहा ही नहीं कि भाई एज का। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एज का कांग्रेस में से आने वाले को नहीं लागू लगते तो वजूभाई वाला क्यों खराब है? वो तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। आनंदीबेन भी भले 80 वर्ष आज गवर्नर पद का काम कर रही है, तो गुजरात में मुख्यमंत्री सक्सेस मंत्री वो चीफ मिनिस्टर था। वो तो अमित शाह की गुटबाजी की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। तो ये एज का फैक्टर। और दूसरी क्या, लेकिन देखने वाली बात तो किशोर जी ये भी तो है कि अगर हम पाटीदार आरक्षण आंदोलन याद करें तो हार्दिक पटेल का ही चेहरा सामने आ जाता है, और वही आज भाजपा के मतलब उम्मीदवारी से जीतेंगे, यानी अगर जीत गए तो विरमगाम सीट से, यानी जो एक समय भाजपा को हराने निकले थे। और पिछले चुनाव की भी बात कर ले, 2017 में कांग्रेस में ये जुड़े थे, कांग्रेस का मतलब प्रचार कर रहे थे तो कि आप भाजपा नहीं लेकिन आप कांग्रेस को मत डाल दीजिए, चलेगा। हार्दिक का तो क्या है, जो पहले पॉलिटिक्स में जो बात चल रही थी कि हार्दिक को खड़ा करने वाला तो ये भाजपा वाला ही था शुरुआत में। तो आनंदीबेन को निकालने के लिए मेरे ख्याल से नितिन भाई या कुछ किसी ने भी उसके साथ कांटेक्ट किया और ये अनामत वाला मुद्दा पकड़ा दिया और पीछे से भी मदद की। उसके पीछे की बात ये है कि आनंदीबेन को बदनाम कर को निकालो। ये यानी महिला का नेतृत्व नहीं चला। हाँ, वो महिला का नेतृत्व नहीं। और भिंद्रन वाले जैसा हुआ, वो खड़ा तो बीजेपी वाले ने किया। जैसे ये देखो अरविंद केजरीवाल को भी किसने खड़ा किया? मोदी जी ने। वो भी भिंद्रन वाले। आप ये मानते हैं? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि भाई केजरीवाल को भिंद्रन वाले की तरह उसने खड़ा किया। और गुजरात में पहले ऐसी बात थी कि आप गांव में प्रचार करिए, थोड़ा बहुत मत काटने की बात कीजिए, लेकिन ये भिंद्रन वाले जैसा हो इंदिरा के, क्या उसने तो सिटी एरिया में भी इतना उसको लगा कि सारा गुजरात तो मेन सिटी है। भाई देखो जलपाई ऐसा है या कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि दिल्ली के में अब आपकी सरकार है, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अगर एक दो स्टेट और आ गए तो फिर शायद 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल हो सकता है। और सिसोदिया और उनके जो प्रवक्ता है वो भी ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं मीडिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी को या अमित शाह को मानो को मध्य प्रदेश हार जाए, राजस्थान हार जाए, हिमाचल हार जाए, कुछ चिंता नहीं है। गुजरात में इसलिए चिंता है, ये नहीं कि गुजरात स्टेट जाएगा, लेकिन ये अरविंद गुजरात मॉडल का सवाल है। और गुजरात मॉडल की बात से ऊपर एक बात और भी है। मानो कि अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस वाले को सत्ता मिल गई तो उसको बराबर पता है कि जितना गैर उपयोग ईडी सीबीआई का करके सबको हैरान किया है, वो गुजरात में भी मानो चीफ जस्टिस के एक पंच बिठा दे तो 10-15 बरस में अब्जों रुपये का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तपास शुरू हो जाए तो वो तो पूरे का पूरा हंगामा वहाँ उसको टेंशन हो जाएगा। इसी वजह से वो गुजरात किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है कि भाई ये गुजरात तो रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसका ही जो 10-15 बरस में इतना भ्रष्टाचार हुआ है फाइल पर है। आप सब देखते हैं, केक का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो वो उसको डर यही है कि गुजरात नहीं जाना चाहिए। तो ये केजरीवाल को इसलिए लाया था कि भाई कांग्रेस का जैसे गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जैसे ये बेनिफिट हुआ था तो ऐसा ही वो लाया, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं है जी। इसीलिए तो मनीष सिसोदिया को डराया ये क्या। लेकिन अभी देखो कल ही मेरे ख्याल से दिल्ली में आज ही है, कल न्यूज़ था कि जो लिकर पॉलिसी दिल्ली में चल रही है उसके ऊपर सीबीआई का जो केस किया था उसमें तो वो गई कल या आज को मेरे ख्याल से बाहर आ गया। सीबीआई ने तुरंत जामीन दे दिया कि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो बाहर न रहे इसलिए आज सुबह ही मेरे ख्याल से जैसे वो तिहाड़ जेल से बाहर आया तो ईडी वाले ने पकड़ लिया, क्योंकि उसको टाइम निकालना है जी। बस एक बार चुनाव खत्म हो जाए फिर कोई क्योंकि ईडी का अभी मानो कि ये राउत के केस में और दिल्ली में एमसीडी वाले चुनाव भी तो है ना, सिर्फ गुजरात में चुनाव। तो ये पूरे का पूरा गुजरात की परिस्थिति आप देखिए तो इस बार भाजपा में थोड़ा डर इसलिए है कि मानो कि गुजरात गया तो, और जाने की संभावना भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडरकरंट क्यों चल रहा है कि आज कोई पर मिडिल क्लास का लोग को बोला कि भाई आपको महीने 1000 रुपया की बिजली मफत आपको फ्री में देंगे, हम 2000 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे। लेकिन भाजपा ने तो उन्हें रेवड़ी रेवड़ी, लेकिन वो तो वहाँ हिमाचल में भी रेवड़ी बेच रहे हैं। अगर रेवड़ी का इतिहास निकालो तो ममता बनर्जी इलेक्शन में गए थे, वहाँ भी उतने बहुत वादे किए कि हम इतना देंगे, तो वो तो गुजरात में डरते हैं। सोनार बांग्ला में उसने वहाँ बहुत वचन दिया था कि हम इतने देंगे। तो ये रेवड़ी की बात में से लोगों में आ गए। मैं तो ये कहीं साइंस सिटी में कई लोग ऐसे रहते हैं वो जो महीने में 10 लाख कमाते। मैंने 1-2 सैंपल पूछा उसको कि भाई आप इस बार क्या सोच रहे, तो उसने ये बताया
कि किशोर भाई हम तो 10 लाख कमाते हैं महीने, लेकिन मिडिल क्लास के लोग को महीनों 5,000 रुपये का फायदा होता है, तो वो तो शायद एक बार ट्राई करो। तो सिटी में अगर मानो बीजेपी का वोट टूटता है तो सूरत, राजकोट, बड़ौदा में अगर ये ट्रेन चला तो 20 सीट का तो नुकसान डायरेक्ट हो जाएगा जी। ये भी हो सकता है कि और मान लो कि कांग्रेस और ये बीजेपी आप इंटरनल समझौती हो गई हो, हमको पता नहीं है कि भाई ये क्या है, क्योंकि राजकारण में कुछ भी अशक्य नहीं। जी। ये आप वाले ने तो चुनाव से पहले नहीं हुई तो शायद चुनाव के परिणाम के बाद हुई। अभी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई तुम ये छोटा वीक उम्मीदवार लेकिन केजरीवाल के लिए टफ तो रहेगा, क्योंकि वो तो जब से गुजरात में उन्होंने शुरुआत की है आने की, तब से वो एक ही चीज बोलते हैं कि यहाँ पर जो 27 साल से सरकार है वो भाजपा की अकेली की नहीं है, लेकिन मिली जुली सरकार है, यानी कि भाजपा और कांग्रेस की है। दोनों आपसी मतलब सहमति से ही रहते वो तो है, मानो और बीच में तो वो ऐसा भी बोल रहे थे कि दोनों की जैसे शादी ही हो गई है। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो उसमें सत्य इसलिए है कि ये इतने जो कांग्रेस के लीडर है उसका काम मैं जानता हूँ। नरेंद्र दामोदर जी मुख्यमंत्री थे तब अर्जुन मोढिया कहीं का काम करते थे, और ये शक्ति सिंह का आप CAG का रिपोर्ट देखो तो उसने गुजरात की जो नेशनल जो कंपनी अदानी जैसी है उसमें बहुत उसको एडवांटेज कर दिया है। CAG की जो गुजरात के का जो कमेटी है ना, जाहिर हिसाब समिति की, तो उसमें ऐसा बहुत उसने स्टेप लिया है जिसको उद्योगपति से फायदा हुआ है, और ये बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार बाहर नहीं आया। तो ये बस केजरीवाल की थोड़े बहुत लेवल पर सच है कि भाई ये लोग, यानी आखिरकार जनता जितनी कंफ्यूज हो जाती है उतने विश्लेषक और पत्रकार भी हो जाते हैं कि कौन किसकी साइड में। और भाजपा प्रचार करती है कि देख लीजिए इनकी एक ही नीति है, बस भाजपा को हटाओ, दोनों ही हिंदू के विरोधी विचारधारा रखते हैं, ये स्टेटमेंट था। तो लेकिन कांग्रेस बोलती है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ए और बी टीम है, और आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाजपा और कांग्रेस से शादी कर ली, यानी आपसी सहमति से रहे। आपको मुश्किल ये है कि वो दिल्ली का मॉडल देखकर काम कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या है, वो मेट्रोपॉलिटन बोलो, कॉस्मोपॉलिटन है, वहाँ तो तमिल से लेकर सब पूरे इंडिया के लोग रहते हैं, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ की वोटिंग सिस्टम अलग है। गुजरात में वर्षों से कास्टिज्म, धर्म और दूसरा कि जो पाया का जिसको कार्यकर बोलते हैं हम, वो तो टीम इसके पास आपके पास है नहीं। अभी उसके पास मानो कि बूथ के जो चाहिए बूथ वाला वो भी नहीं है। तो कांग्रेस का एक बात है कि आप छोटे से छोटे ये जो व्यारा है, आप साबरकाठा में छोटे गांव में जाओ तो कांग्रेस की ऑफिस मिलेगी और 10-15 कार्यकर मिलेंगे। यहाँ आपको यही तकलीफ है कि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं रहा और उसके पास इतना कार्यकर नहीं है। लेकिन उसका एक ये बात है कि सोशल मीडिया की वजह से जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, उसमें उसने अपना एक पकड़ थोड़ा घुसा दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर सिटी एरिया में जो उसका जादू चला तो वो तो ऑटो वाले ने अचानक से भाजपा का जो केस है वो धारण किया था, तभी पता चल गया था कि ये कितनी टफ पार्टी है। तो मानो कि सूरत में तो ये लोग कॉर्पोरेशन में भी जीत गए थे आप वाले ज्यादा सीटों, तो अभी वो क्या है कि उसमें तो अमित शाह का भी हाथ है कि भाई सूरत में 4-5 सीट जाए तो ये पाटिल का पूरा, क्योंकि पाटिल जब नया आया तब उसको मोदी का पूरा पावर दिया था, तो अमित शाह को भी नहीं पूछते थे। मुझे बराबर कई बातों में वो अमित शाह को नहीं पूछते, वहाँ सबके साथ बॉसिज्म का काम कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो उस समय भी अमित शाह नाराज तो थे, लेकिन मोदी ने उसको पूरा पावर दिया था तो नहीं बोला। अब क्या हुआ कि अभी उसको ये इसलिए तो देखो ये सूरत की जितना नाम दिया CR पाटिल ने उसमें से एक भी नहीं लिया, 11 को रिपीट किया। अच्छा उसने तो अलग अलग नाम बहुत दिए थे, लेकिन किसी का नाम उसने नहीं एक्सेप्ट किया, ये अमित शाह और मोदी जी। इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी अब कंट्रोल है। और अमित शाह का एक बात मुझे ये भी लगता है कि वो इसलिए इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि उसको एक 2024 में मानो कि नरेंद्र भाई 75 आ जाते हैं या कुछ भी कारण से उसको छोड़ना पड़ता है, तो उस समय भारत सरकार में मानो भाजपा की सरकार है तो भी अमित शाह का इतना जलवा नहीं रहेगा, उसको सब कोई छोटा बड़ा डिपार्टमेंट दे दे तो वो ऐसा भी इतना है कि लेकिन वो भी तो है मोदी, नहीं तो कौन, मतलब ये तो इन्होंने बना रखा है ना नारा। ये कहीं देखो ऐसे तो यूपी में जैसे कि योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई तब से वहां के कार्यकर्ता तो ये भी बोल रहे थे, वहां तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी लिया था कार्यकर्ताओं का, वो तो ये बोल रहे थे कि हम तो योगी जी को PM लेवल तक देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है जलपा जी, मैंने सरकार में भी सर्विस की तो मैं जानता हूँ कि कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं, पावरफुल होते हैं, अपने डिसीजन से अच्छा काम भी दिखा देते,
लेकिन उसको एक मानसिकता होती है, विकृति बोलो, कि मेरे बाद अब ये डिपार्टमेंट का कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। मैं था तो था, अब मैं नहीं हूं तो सबको पता चले। ये नरेंद्र दामोदर मोदी का मुझे ऐसा लगता है जी, कि वो यानी गया तो बाद वो में, हिसाब से तो भाजपा सत्ता में ही नहीं रही। हाँ, तो उसको क्या लेना देना, वो तो मुख्यमंत्री बंगला गाड़ी सब उसको तो मिलेगा ही, बाकी का जितना जो होगा। तो वो अमित शाह ये जानते हैं कि ये परिस्थिति आए तो उसके पहले 2024 के जरूर पड़े। जी, यानी उससे पहले अगर गुजरात में वापसी करनी पड़ी तो हाँ। गुजरात को स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग करो, अब वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, क्योंकि कुछ भी हो मुख्यमंत्री का पावर अलग है, और सेंटर में मिनिस्टर हो तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के सचिव जवाब नहीं देते, वो भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं यहाँ। लेकिन वो तो भूपेंद्र पटेल को अपना दोस्त बना रहे थे कि इसलिए इनके ही नेतृत्व में आपको लड़ना है। क्योंकि वो भूपेंद्र पटेल क्या है, वो ऐसा कोई हार्ड पॉलिटिशियन नहीं है, उसको कोई एम्बिशियस नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी रहूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बिठा है तो बिठा है, कल उतार दो तो उतर जाएगा। बिल्कुल। तो हाँ, उनकी वो तो जिस तरीके से वो रहते हैं उससे भी पता चलता अभी है। उसका तो सब ये मैनेजमेंट तो IAS ऑफिसर चला रहे, उसका तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वो सब काम 2-3 जो सचिव है वही कर रहे। तो अमित शाह को ऐसा ही आदमी चाहिए कि मैं बोलूँ तो उतर जाओ। अब CR पाटिल मुख्यमंत्री हो जाए तो अमित शाह का ही पूरा करने का बोले। अच्छा, तो वो तो कभी इच्छा अमित शाह ऐसा करने भी नहीं देंगे कि भाई CR पाटिल 130 सीट आती है तो उसको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा नहीं हो। तो ये वैसे मुख्यमंत्री से याद आया, नितिन पटेल ने भी काफी सपने देखे थे, लेकिन उनकी तो टिकट भी चली। उसका तो हमने उस समय मैंने लिखा था कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए उन्हें त्रागा किया कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दो, तभी वो उसकी नज़र में आ गया था। और उसका नेचर थोड़ा रफ एंड है, तो सबके साथ उसका इतना अच्छा रिलेशन भी नहीं रहा। तो उसके बाजू में तो कोई आने वाला वैसे मुख्यमंत्री उसको इसलिए नहीं बनाने वाला था कि विजय रूपाणी अमित शाह बोले इतना ही करने वाला था। जी, नितिन पटेल या फिर कहीं ना कहीं कोरोना काल में उनके पास मतलब हेल्थ मिनिस्टर भी थे, इसीलिए वो भी उन्हें कहीं अटक गया। नहीं, वहाँ भी हेल्थ में भी उसने 20 बरस में, तो नितिन पटेल को इतनी आलोचना करता हूँ कि 20 वर्ष में उसने 5 वर्ष तो हेल्थ मिनिस्टर थे, 25 हॉस्पिटलों में एक MRI मशीन उसने नहीं बसाया। कितना वो अनएफिशिएंस को, या मतलब बोलो क्या उसकी कोई बुद्धि है कि नहीं, क्योंकि MRI मशीन कोई अनिल जोशियारा जो गुजर गए शंकर सिंह की सरकार में, उसने MRI मशीन बसाए थे। अब 25 बरस में आप MRI मशीन नहीं हॉस्पिटल में, इससे क्या होता है कि मेरा गांधीनगर में मानो कि सिविल हॉस्पिटल वाला लिखता है कि MRI रिपोर्ट कराओ, तो बाजू में कदम्बा करके लेबोरेटरी है, उसमें उसका कमीशन हो जाता है, तो 3 का 5,000 लेते हैं। तो पूरे 33 जिले में ये पोजीशन है। तो आप MRI मशीन तक नहीं कर सके तो आप क्या मंत्री के लायक है? तो उसको तो निकाल दिया बराबर है कि भाई ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं लोगों का। तो कोरोना में तो भ्रष्टाचार भी इतना हुआ है, जयंती रवि सब, आप उसकी अगर इंक्वायरी दिखाए तो करोड़ों अब्जों का इधर ही वही डर है। और इसीलिए फिर पिछले अगर साल की बात करें तो रातों रात अचानक से पूरा मंत्रिमंडल घर चला गया। तो मानो अब जो पूरा मंत्रिमंडल गया निकल गया, उनकी तो विधायक ही भी गई अब लेकिन उसमें एक और बार इंटरेस्टिंग हो गई, आपने सबको निकाल दिया, अभी गणपत वसावा को वापस क्यों लिया? उसको भी, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आक्षेप थे। वो तो जगत वसावा करके है, IAS ऑफिसर रिटायर्ड, उसका आदिवासी है, उसने तो हाईकोर्ट में केस किया कि गणपत वसावा 200 करोड़ का भ्रष्टाचार कर गया, तो एक बार निकाल दिया। अभी दूसरा आदिवासी लोग ये भी आक्षेप कर रहे हैं कि गुजरात में जो 1 लाख बोगस सर्टिफिकेट आदिवासी का घूम रहा है, तो वो उसमें भी गणपत वसावा का हाथ है, वो सब ने मिलकर ये कौभांड किया है। तो ऐसे आदमी को आप लेते हो। दूसरे भी कहीं कुमार कानाणी, उसने भी बहुत गालियां दी थी भाजपा को, तो उसको भी ले लिया। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई पुरानी मिनिस्ट्री में जिसको निकाला तो उसमें से कहीं को ले लिया। तो आपका कोई माइंड है? मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि भाजपा जैसी पार्टी जिसमें नरेंद्र दामोदर मोदी और अमित शाह, उसका मगज ही नहीं चल रहा, कि वो डर गए है। ये मुझे तो ऐसा लगता है उसको डर घुस गया है कि भाई इस बार तो टफ है, इसलिए जो जीता वही उसको, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा ना बना ले। जैसे अगर मुख्यमंत्री की बात करें हम, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका भी टिकट कट गया। हाँ, लेकिन देखो कट गया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये डिक्टेटरशिप कैसी है, उसको बोला का कागज लिखवाया
जी। अब कोई भी आदमी कोई अपने अपने कागज या फिर ये प्रयास इसीलिए हुआ ताकि भाजपा के ऊपर आंच ना आए आता कि है, इन्होंने काम अच्छा किया था लेकिन यही मना कर रहे इसलिए हम टिकट नहीं टिकट नहीं देंगे। और वही क्योंकि अगर अचानक से नहीं देते तो फिर ये शायद भाजपा की पार्टी की ओर से खुलासा करना पड़ता कि क्यों नहीं दे रहे, इससे अच्छा सामने से लिखवा। वही मानो भावनगर की वो पंड्या बहन जी उसने लिखवाया तब हंगामा हुआ जी कि भाई हमारे पास ऐसा लेटर क्यों लिखवा रहे। तो ये फेस सेविंग के लिए इस लोगों ने तो लिख दिया। इसलिए देखो कोई भी मुख्यमंत्री है भाजपा में, वहाँ फंड देता है 500 करोड़ देना पड़ता है, तो उसकी कुछ गड़बड़ की वजह से ही उसको निकालना पड़ा है। और ये नितिन भाई का तो स्वभाव और ये या फिर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से निकलने के बाद वो जो मुहावरे देते थे कि नाथ वगर नाथ गुजराती में वो अलग अलग टाइम पे बीजेपी के विरुद्ध का स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उसका भी उसको तो निकलना ही था, क्योंकि नहीं निकलना होता तो मुख्यमंत्री बना दिया होता। और कहीं ना कहीं मोरबी पुल हादसे में भी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि सरकार को नहीं मोरबी जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए। मोरबी पुल में भी देखो कि ब्रिजेश मिर्जा को अप्लाई उसको इलेक्ट करवाया, उसको मंत्री भी बनवाया। अब वो कांति अमृतिया ऐसे आदमी खराब नहीं है, लेकिन वो 7 बरस 3 बरस हाईकोर्ट जेल में रहा, बाद में हाईकोर्ट में टेक्निकल कारणों खून केस में छूट गया। तो नैतिक का तो आप देखें तो आपको दूसरा उम्मीदवार तो मिलने वाला ही था, लेकिन या फिर वो पानी में गए थे लोगों के सहाय करना, इसीलिए वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि भाजपा को लगा कि नहीं मोरबी में अगर लोगों का गुस्सा नहीं झेलना है तो इनके सिवाय ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो भी एक पार्टी के लिए ऐसे डर की बात, मानो कि जिसको खून केस में 4 बरस जेल में रखा था, अभी वो भी टेक्निकल कारण से छूटा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उसको कोई, लेकिन इसका मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जीत जाएगा। आपने जैसे बोला कि भाई मिर्जा को अभी ये डिस्टर्ब होगा, तो कोई माइंड नहीं चले आया। मानो कि जेठा भाई को भी पहले बोला था कि नहीं देंगे टिकट, अभी वो मधु श्रीवास्तव ने तो बड़वा कर दिया। तो ऐसे कई लोग 22 सीटों पर तो अभी हंगामा हो ही रहा है। मानो इस बार ये भी बात है कि अगर सच में वो लोग ओपोज में पड़ेंगे तो अब ये मोहन सिंह राठवा का देखो, सुखराम जी राठवा का देखो, आदिवासी में आप देखो, आदिवासी में भी, लेकिन उनके बेटे को जो टिकट दी तो फिर प्रश्न तो ये भी उठता है कि जो कांग्रेस पर आक्षेप होता था परिवारवाद का, तो वो क्या अपने में अब भाजपा ने ले लिया? वो तो भाजपा तो ऐसे मानो कि वो पेमल ठाकुर है हिमाचल का, उसका देखा अनुराग ठाकुर, ऐसा तो नेशनल में ये राजनाथ सिंह उसका लड़का भी है, ऐसा तो 50 नेशनल लेवल के भाजपा का नेता है, उसको टिकट मिलती है। अब लेकिन गुजरात में क्या उन्हें लगा कि जो जितने भी स्ट्रांग है कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं उन सभी को अपने में लाना पड़ेगा बस, क्योंकि वो 99 से उसको पता है कि उस समय तो कुछ इतना कोरोना नहीं था, इतना कोई बदनामी नहीं हुई थी, तो 99 पे आए थे। अभी मानो कि इतनी बदनामी और इतना भ्रष्टाचार के आक्षेप के बाद ये तो प्रॉब्लम था। इसीलिए तो जितना भी कांग्रेस वाला इलेक्ट हो सकता है भगा भाई भारत के, जिसका पर जिनको आज खेस पहना है कल टिकट मिल गई, जैसे हर एक ऐसे बहुत लोग है कि जिसको कोई कांग्रेस में था और जीत सकता है, इसी की वजह से उसके पास क्या गुना है क्या नहीं है। लेकिन प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि कांग्रेस छोड़कर चले भी जाते हैं, मतलब विधायक वो भी, जैसे हम बात कर रहे थे मोहन सिंह राठवा जो एक बार ही हारे थे 10 बार वो विधायक रह चुके हैं, यानी अब तो ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की तपस्या में क्या कमी रह गई। नहीं, इसमें मोहन सिंह का तो केस ऐसा है कि वो धृतराष्ट्र की तरह है, जैसे दुर्योधन का ही दिखा था, तो मोहन सिंह राठवा आदमी अच्छा है, उससे तो 2 शादी और दूसरी वो जाने दो, लेकिन आदमी अच्छा है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन को ही देखता था, ऐसे अपने वो लड़के को लिए इसने किया। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना, अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट अगर उनके लड़के को नहीं मिलती थी तो लड़का सिर्फ भाजपा में जाता, वो तो कांग्रेस में रह जाता, नहीं जाना था। लेकिन अभी ये हुआ और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे बेटे ने कहा कि अब हमें भाजपा में जाना चाहिए, तो बेटे को अभी पता चला, और उनके बेटे की एज भी ऐसा नहीं है कि वो अभी कुछ मतलब मत देने वाली उम्र में पहुंचे। अभी देखो उसका बेवाई जो है सुखराम राठवा, विरोध पक्ष का नेता, तो उसको वो नहीं गया अभी तक, उसको लड़के को कांग्रेस ने टिकट दी। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि उसका लड़का और ये दोनों सामने आ जाएगा। अभी उसका वेवाई भी है मोहन सिंह राठवा और सुखराम, तो मोहन सिंह भाजपा का, भगा बारड का भी यही था कि उनको संबंधी के लिए टिकट चाहिए थी, उसी में कुछ हुआ था। तो ये उसको बीजेपी वाले एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो बेसिकली कार्य करे उसको आप नहीं देते। और बैलेंस ज्ञाति में भी बैलेंस नहीं हुआ। मानो कि मोदी पहले ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलता, आज इस बार 13-14 को ब्राह्मण को टिकट दे दी। तो आप देखिए कि गुजरात की वस्ती का अगर आप कास्टिज्म से देखिए तो क्षत्रिय और पटेल
और दरबार और बख्शीपंच की ज्ञाति देखो तो वो तो ज़्यादा आदिवासियों की तो सबसे ज़्यादा बस्ती है गुजरात में। लेकिन इस कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जो जीत सके। मैंने बोला ना कि भाई जीत सके। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर अनारबेन को टिकट मिल लेकिन जाए, इसका एक सीधा अर्थ ये भी तो निकला आपने जो कहा कि जो जीत सके, यानी बस। जितने मंत्री गए क्या मान ले कि ये लोग हार जाते, तो मतलब लोगों को कोरोना याद आ जाता, उनके जो प्रियजन को गुमाया वो याद आ जाता, विपक्ष को मुद्दा मिल जाता। वो भी है। इसलिए ये उसका एक सोच है कि भाई हम दूसरे आदमी को बिठा देंगे तो लोग भूल जाएंगे, अगर नहीं भी भूले तो उसका नसीब। बाकी ये एक ट्राई किया है कि भाई जो अगले नितिन पटेल ने भ्रष्टाचार करके कोरोना में गया, अब दूसरा को बिठा दो। लेकिन उसमें भी एक सूत्रता नहीं है। मैंने बोला ना, किसी को रखा किसी को नहीं रखा। अब एक इंटरेस्टिंग, अनारबेन को टिकट मिल जाती है तो पूरा समीकरण बदल जाता है। अच्छा। क्योंकि महिला मुख्यमंत्री अब 2024 के बाद जैसे आनंदीबेन को प्रोजेक्ट किया था ऐसा उसको करना पड़े। और वो अनारबेन वैसे इंटेलिजेंट है। लेकिन फिर क्या होगा, जो पिछले स्टेटमेंट दिए है सभी ने कि भूपेंद्र पटेल के ही नेतृत्व में आगे बढ़ना है। और दूसरा प्रश्न तो ये भी उठता है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल की बात करें, उन्होंने चलो अपने कार्यकाल में काफी अच्छे काम भी किए, महिला लक्ष्य की बात करें या लड़कियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही नड़ गया वो जो पुरुष प्रधान देश वाली जो मेंटालिटी है कि एक महिला को मतलब बॉस के रूप में देखना। बाकी सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर ये आनंदीबेन था, मोदी से भी ज्यादा उसका मैंने देखा है काम। लेकिन शायद हम अगर आनंदीबेन पटेल की बात करें या फिर अभी तो जिस कुछ समय पहले बात कर रहे थे राजेंद्र त्रिवेदी, यानी कुछ ज्यादा अच्छा काम भी हो गया तो अभी आप घर चले। आनंदीबेन में यही हुआ कि वो आप भ्रष्टाचार को मिटाने जाओगे तो आप खुद मिटने के। बाकी आनंदीबेन ने जो काम किया वो टोल नाका से लेकर पगार का, वो कोई इतनी झड़प से कर ही नहीं सकता था। और मैंने उसको काम करते देखा है। वो आईएएस को भी कंट्रोल में रख सकती थी, जो ये भूपेंद्र भाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और विजय भाई का भी नहीं था, वो भी ढील उसमें थे। लेकिन समझ में ये नहीं आता, जैसे विजय रूपानी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 5 साल पूरे भी किए और एक पूरा फेस्टिवल मनाया गया था गुजरात में सुशासन करके। लेकिन अगर उनका सुशासन था तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया और उन्हें टिकट भी नहीं मिली? इसमें यही बात है कि मानो कि इसमें तो आप कड़वा सत्य तो ये है कि जो हाईकमान को कितना फंड लेकर देता है। मानो कि अभी भूपेंद्र भाई, उसकी बेसिकल लायकात क्या है, वो तो बिल्डर है, वो अपनी भी 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनी चल रही है, तो वो सब जगह से फंड लेकर अगर हाईकमान को देते हैं तो हाईकमान को अच्छा लगता है कि भाई ये पैसा दिया। विजय रूपाणी शायद उसमें कुछ अपने के लिए कर गया या कुछ भी गड़बड़ हुआ। अच्छा, भाजपा का भी कोई कर सकता है। अच्छा, ये हुआ बात। ठीक है। लेकिन फिर भी देखना तो ये भी रहा कि हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिला वो यहाँ मिलता है या नहीं। अगर आज की बात करें तो पहले चरण का तो नॉमिनेशन की ही डेट आज तक थी, यानी इतना विरोध नहीं हुआ पहले चरण की बात करें। अब दूसरे चरण में ये देखना रहा कि हिमाचल प्रदेश में जो मतलब वहाँ के नेताओं ने दबंगाई उनको बताई, ताकत दिखाई है, वो यहाँ अभी आज तक हकूबा को सबको अभी तो उसने ऑब्जर्वर का अपॉइंटमेंट दे दिया है। तो अभी मानो कि अब तो क्या है कि जब मतदान होने वाला है तब अगर वो इंटरनली कुछ डैमेज करने का प्रयत्न करे, ये देखना है। अभी तो आपने बोला ऐसा ओपनली नहीं आया है, क्योंकि गुजरात में पहले से ही मोदी जी और अमित शाह का आना जाना रहता है, तो थोड़ी शर्म अभी भी है। लेकिन अभी भी जो 22 सीट में अगर है, उसमें से मानो कि अगर 15 में भी सीरियसली हो गया तो डैमेज भाजपा को बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि वो जीत नहीं सकता। मानो कि ये मधु श्रीवास्तव जीतने के लिए खड़ा नहीं होगा, भाजपा को हराने के लिए तो ऐसा बहुत लोग हैं कि जो इंटरनल करेंगे। जैसे बड़ौदा में भी नहीं दिया है तो राजेंद्र त्रिवेदी बोलेंगे नहीं, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं हो गए। तो ये पूरे के पूरे अभी मानो कि राजकोट के में जो आरएसएस के प्रवीण मड़ियार की पौत्री को टिकट दी है, तो वहाँ भी एक ऐसा समाचार आया है कि वो भी जब कोरोना में ये जो लेबोरेटरी चलाती है उसमें भी भ्रष्टाचार का आक्षेप उसके ऊपर हुआ था कोरोना में। तो आप ऐसे लोगों को भी टिकट दे देते हैं कि जिसके ऊपर करप्शन का कोरोना में आक्षेप होता है। सच बात नहीं, लेकिन वहाँ के न्यूज़ मीडिया में ये समाचार आया कि भाई ये तो आरएसएस वाला की दिक्री है, ये प्रवीण मड़ियार के दिक्री की दिक्री पौत्री है, तो दे दिया है टिकट। बाकी तो वहाँ जो कार्यकर नितिन भारद्वाज थे, हम विजय रूपाणी का राइट हैंड मानते हैं, तो उसको नहीं दिया। वो अभय भारद्वाज का भी है। लेकिन ये पूरे का पूरा क्या देखा कि मुझे वफादार रहता है, लायक है कि नहीं, तो ये जो राजकोट की दिया है जो दर्शनाबेन को, वही अभी इधर अहमदाबाद में देखो दानी लिमड़ा को एक टिकट दिया है, तो उसमें भी वो हारने के लिए दिया है। और इंटरेस्टिंग बात तो इस बार ये हुई कि पहली बार गुजरात में जो वणकर समाज है उसको 8 टिकट देते थे, 13 में से 7,
और 6-7 ये रोहित समाज को देते थे। तो इसमें भी भाजपा वाला मार खा गए हैं कि रोहित समाज को 2 ही टिकट कर दी और वणकर को 10-12 दे दी। तो मानो यही रमण हो रहा जो दलितों में अंबानी और रनाली गिना जाते हैं। या फिर जैसे कि गुजरात एक प्रयोगशाला है, तो यहाँ ये प्रयोग कामयाब हो गया तो कहीं और भी कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में भी काफी राज्यों में है विधानसभा के। RM पटेल करके सचिव था जिसने कृषि मेला में मोदी को बहुत पब्लिसिटी दी थी, IAS ऑफिसर था और रोहित समाज का इंटेलिजेंट IAS है तो होगा, लेकिन उसको काट कर अभी वो दर्शनाबेन वाल्मीकि को दे दी। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं देता, क्योंकि ये दलित में भी देखो रमण वोरा को पहले आपने भ्रष्टाचारी बना करके या कुछ भी कारण से उसको टिकट नहीं दी, निकाल दिया और हारने के लिए दसाड़ा भेज दिया। अब इस बार क्यों दसाड़ा नहीं भेजा जी? अब अगर आपको टिकट ही देनी थी तो दसाड़ा क्यों नहीं भेजा? और वहाँ हितेश कनोडिया वो जो अच्छा काम कर रहा था, सिंपल आदमी था, तो उसको निकाल दिया। और रमण वोरा तो सब दलित बोलते हैं कि तो हमारा अनिल अंबानी और हमारा ये अदानी है। यानी राजनीति में इसीलिए बोलते हैं कि बोली की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हार्दिक पटेल के लिए सभी बड़े भाजपा के नेता कहते थे कि ये तो कांग्रेस के फंड से जो आरक्षण आंदोलन है ये इन्होंने किया था, ये तो सिर्फ भाजपा को डैमेज कर रहा है, ये खुद के ही समाज को मतलब कहीं और डाइवर्ट कर रहा है। और अब क्या कहेंगे? ये जवाहर चावड़ा देखो, उसने भी मोदी के बारे में भगो ऐसा तैसा शब्द बोल के वो वार्ता चला रहा था, लेक्चर। ये कुंवर जी बावड़िया ने भी नहीं बोला था कि ये बावड़िया है, मोदी तो हाथ में बावड़िया है, कांटा है, ऐसा तो जितने कांग्रेस में या फिर कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन ये रह गई है कि कौन अधिक हमें गाली दे सकता है, उन्हें हम टिकट दे दें। वो गाली दे सकता है उसके ऊपर। अब पुरुषोत्तम सोलंकी का केस देखो, वो तो डॉन ही है, सब जगता है। उसने तो मुझे बराबर याद है कि जब पहली बार 2002 के बाद केशुभाई की अध्यक्षता में एक मीटिंग मिली थी यहाँ AK पटेल के फार्म हाउस पर, त्यार ये पुरुषोत्तम भाई सोलंकी ने बोला था कि ये तो हिटलर है, मोदी तो हिटलर, उस जमाने में बोला था, फिर भी उसको कुछ नहीं कर सका। अभी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम वो मिनिस्टर था तब उसकी ऑफिस में मोदी का किसी का फोटो लगाने गए थे, RNB वाले मना कर दिया, मेरी ऑफिस में ये आने मोदी का फोटो नहीं लगेगा। तो इतना दबंग है। बीच में तो कुछ उनकी नादुरुस्त तबीयत के चलते भी वो काफी दिनों तक नहीं आए थे और फिर वो तो वैसे ही कभी वो क्या करता है, वो कैबिनेट में भी नहीं आते हैं, अच्छे होते तो भी नहीं आते, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं, ऐसा करते हैं। उसके ऊपर भी वो फिशरिंग का कौभांड है, करोड़ों का फिशरिंग डिपार्टमेंट में थे तब। तो अब उसको तो आपने बिना बनाए दे दी। और दूसरा देखो, एक अच्छा आदमी वो महेंद्र मसरू जूनागढ़ का 4 बार इलेक्ट हुआ था, वो कभी टिकट मांगने नहीं गया था। पहला 2 बार अपक्ष में आया, बाद में भाजपा ने उसको बुलाया, वो तो 2 बार भाजपा ने दिया, तीसरी बार किसी ने हेल्प नहीं की, वो लास्ट टाइम हार गया था। लेकिन एक ही वो आदमी है कि जो चप्पल बिना पैर के आते हैं, वो नागरिक बैंक का वो कर्मचारी है, 20,000 पेंशन में चलाते, उस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो गांधीनगर रहता था तो बस में आता था, बस में जाता था। किसी को जूनागढ़ से काम है तो बोलता आपको काम है तो आपकी गाड़ी ले लो, मेरे पास कोई है नहीं और मैं कोई लांच लेता नहीं, लांच देता नहीं। तो ऐसे आदमी को आप 4 बार 5 बार इलेक्ट हुआ था, उसको भाजपा ने इस पर टिकट ही नहीं दी। तो प्रदीप सिंह जाडेजा को भी देख लो, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह गए, उनकी भी तो टिकट कट गई। उसका तो क्या है, उसका तो जमीन का ये सब बहुत, उसका भी कोई ऐसा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। वो तो पहले देखो ये प्रदीप सिंह जाडेजा तो बेसिकली मेरे ख्याल से केशुभाई पटेल का आदमी था, इसीलिए तो उसको लास्ट तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। वो जो ये केशुभाई का जमाई कौन देसाई है, वो मैं नाम भूल गया उसका, डॉक्टर देसाई, उसके साथ वो मिली भगत थी। और उसको जब गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया था, उसके समय से केशुभाई के साथ उसका गाढ़ रिलेशन रहा है। इस लोगों ने उसको लास्ट टाइम तक उसको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। क्यों? कि वो केशुभाई की ग्रुप में गिना जाता था। और थोड़ा जमीन के बारे में उसका बहुत भी बीच में आया कि भाई ये भी जमीन में काम में पड़ गए, और खास करके वो क्रिश्चियनिटी का विरोध में बहुत काम कर रहे थे। अभी ये क्रिश्चियनिटी को तो ये विरोध में काम कर रहे थे, और वहाँ खंबाता करके एक अहमदाबाद में है क्रिश्चियन बड़ा बिल्डर, वो पूरा भाजपा का काम कर रहा है, तो वहाँ भी क्लैश होता था। अभी मोदी का देखो, जब जरूर पड़े तब पॉलिसी बदल जाती है। अब वो केरल में गया था, तब उसको वहाँ हिंदू और क्रिश्चियनों का आगेवान को बुलाकर वहाँ एक बात ऐसी हुई कि यहाँ मुस्लिमों है केरल में बहुत, समांतर मुस्लिम है, जितना क्रिश्चियन है उससे थोड़ा, तो वहाँ मुस्लिमों को कंट्रोल करने के लिए हिंदू और क्रिश्चियन एक हो जाओ, ऐसा वहाँ एक पॉलिसी चली, अब केरला में भी चल रही है।
गुजरात में क्या होता है, गुजरात में मैं बराबर जानता हूँ, यहाँ क्रिश्चियनों का विरोध होता है, बोलते हैं RSS वाला। मैं एक प्रदीप सिंह का एक उदाहरण दूंगा। ये प्रदीप सिंह जाडेजा जब ये अभी हाईकोर्ट में जज है, इलेक्शन हो रहा तब वो सेक्रेटरी था। तो एक कॉमन बात थी कि जो उमरपाड़ा, सूरत और बाजू में 2 गांव और थे, तो वहाँ क्या होता है, जो क्रिश्चियनों का प्रीस्ट होता है ना, उसको शादी का सर्टिफिकेट देने का पावर होता है। तो 1950 के पहले तो पावर था, लेकिन 1950 के बाद जो प्रीस्ट हुआ उसको ये लाइसेंस की पावर देने के लिए कलेक्टर और DSP का सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई अच्छा आदमी दे दो। तो वहाँ 4 विस्तार में से, मुझे बराबर याद है, 4 विस्तार में से फाइल कलेक्टर और DSP की क्लियर होकर आई थी। लेकिन ये प्रदीप सिंह जाडेजा ने ऐसा बोला कि हम तो क्रिश्चियनों का विरोधी है और RSS का विरोध हम नहीं देंगे। बाद में फिर हंगामा हुआ और रमन पाटकर जो मंत्री थे वहाँ का, उसने आदि लिख कर दिया कि भाई ये तो क्रिश्चियनों कभी भी हमको, भाजपा को नुकसान ही नहीं कर रहे। फिर भी बहुत दबाव हुआ, तब उसने 2 फाइल क्लियर की। इसकी वजह से ये हुआ कि भाई ये क्रिश्चियनिटी का चुस्त विरोधी है, ऐसा है। तो ये बात भी उसको फिर दिल्ली में भी, अब दिल्ली में एक अब जो इंटरनेशनल में मोदी जी क्रिश्चियनों को साथ में लेने की बात कर रहे हैं। और अभी देखो लास्ट टाइम डांग में जो सीट वर्षों से कांग्रेस को आती थी, वो क्रिश्चियनिटी की वजह से आई। उसमें क्या हुआ कि जितने ये कैथोलिक जो संप्रदाय है क्रिश्चियन का, वो नहीं बिके, लेकिन जो CNI के पास्टर थे वहाँ, उस लोगों ने ये गणपत वसावा, दूसरों को कुछ भी मिलाकर पैसा लिया, कुछ भी किया। वहाँ सब प्रीस्ट ने, जो क्रिश्चियन है CNI वाले, उसने पूरा मत भाजपा में दे दिया। बाद में क्या देखा हमने 6 महीने के बाद कि वहाँ जो पूरे साउथ में CNI का जो 10-15 चर्च थे, अभी 50 हो गया, क्योंकि वो भाजपा ने उसको मदद किया था। तो कहीं कहीं में तो मिनिस्टर वो CNI चर्च का उद्घाटन करने जाते, तो आप दोगली नीति क्यों रखते हैं? और मैंने तो कई बार बोला है कि भाई जो क्रिश्चियन होते हैं वो दलित और हमारे आदिवासी में ही हुए, वो तो हमारे गुजराती है, उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी लड़त तो दोगली नीति में तो फिर वो भी याद आ जाता है कि हर एक राज्य में जब भी कोई भी, सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस या कोई भी और अन्य पार्टी, वो तो यही ऐलान करती है कि इस राज्य में अगर आपने हमें मत दिया, हमारी सत्ता आई, तो हम इस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। वो सभी को मिलती है। हाँ, वो तो, लेकिन नंबर 1 अभी गुजरात मॉडल का तो बात करनी जैसे नहीं। आप एजुकेशन में, आरोग्य में, जो GDP का, ये नीति आयोग का जो धाराधोरण है, जो भारत सरकारी नीति आयोग है, उसने बोला था गुजरात में कि आप 8% हेल्थ के बारे में खर्चे। आज तक 4% से ज़्यादा खर्चा नहीं किया। अब 13,000 में आप नर्स, कोरोना में नर्स को 18 घंटा काम लेते। इतने शोषण युक्त ये पद्धति में नर्स बहनों की कितनी शोषण होती है। ये जो पुलिस कांस्टेबल है उसको भी 15,000 फिक्स में आप 10,000 में रखते हो, तो क्या 12 घंटा 18 कलाक आप काम कर रहे के बाद, तो मॉडल की तो बात ही क्या रही। आप मॉडल ये तो ये हुआ, ये तो पूरा इंडिया में शायद सबसे ज्यादा शोषण वाला जो मॉडल है वो गुजरात का है। लेकिन और आम आदमी पार्टी शायद इसी कई मुद्दे पर सवार हो गई, चाहे हम आरोग्य की बात करें या फिर जो आप बता रहे हो कि पुलिसकर्मी भी बीच में गुजरात में नाराज हो गए थे, आंदोलन पे उतरे थे, तब केजरीवाल के कुछ समर्थन में व्हाट्सएप में DP रख दिया था। अभी तो इसलिए तो वो नीलम मकवाणा जो लीडर हुई थी उसको जेल में डाल दिया था, लेकिन अब इलेक्शन आई तो नीलम को फिर वापस बिठा दिया। अब इलेक्शन तक बिठाएंगे, बाद में अगर मानो कि जीत गई पार्टी तो ये किसी की सुनने वाली नहीं है। ये तो बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि जितने जितने शोषण, देखो ओडिशा की गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे जो 5 बरस से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, ऐसा कुछ 30-40 हज़ार को परमानेंट कर दिया। तो ये तो क्या है, अब इधर शोषण की भी एक लिमिट होती है। आप 15,000 में 18 कलाक नर्स बहनों से, पुलिस महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल से 18 कलाक काम लोगे, तो आप ये तो मानवता के विरुद्ध है कि भाई तुम्हें कम से कम उसको घर चला सके 25-30-40 हज़ार इतना रुपया दो तो कोई काम करेगा, बाकी तो फिर भ्रष्टाचार की साकर चलेगी। जी बिल्कुल। तो ये सिस्टम पूरे इंडिया में अगर अमानवीय सिस्टम हम जो बोलते हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी जो बोलते मॉडल गुजरात, तो ये गुजरात मॉडल का तो नाम ही हम नहीं ले सकते। और ये तो आप जो ये केक का रिपोर्ट देखिए, आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, तो उसमें गुजरात का एजुकेशन कितना पीछे रह गया, गुजरात के आरोग्य में हम कितने पीछे। एजुकेशन से तो याद आया कि वो मंत्री की भी टिकट कट गई, भूपेंद्र चुड़ासमा। हालांकि लग ही रहा था, क्योंकि विवाद भी हुआ था लास्ट टाइम जब वो जीते थे, उनके मतों की संख्या को लेकर। वो तो उस समय भी वो जो डेप्यूटी कलेक्टर था उसकी वजह से कुछ गड़बड़ करके जीत गए थे, हाईकोर्ट में केस भी हार गए वो, और डेप्यूटी कलेक्टर की भी टीका हुई और उसको
निकाल देने की भी बात आई थी। तो वो तो जीतने वाले, अब भूपेंद्र सिंह आदमी अच्छा है लेकिन वो जीतने वाला तो था ही नहीं उस समय। उसको तो अपने आप ही निकल जाना चाहिए कि भाई अब मैं नहीं जीत सकता हूँ तो क्या बात है। लेकिन जी, इसीलिए शायद सभी के लेटर लिखवा दिए। हाँ, और उस समय तो उसका सेक्रेटरी विनोद रावी, अभी जीतू वाघाणी के समय में भी उसका कोई एजुकेशन, अभी देखो ये अल्ट्रा टेक करके कंपनी जो एक्सेलेंस स्कूल का जो अभी नया मोदी को उल्लू बनाने के लिए जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाया, मैं उसमें बहुत उंडा गया था। उसको पूरा का पूरा 400 करोड़ का कौभांडी है। एक्सेलेंस स्कूल की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। और कोई अब डिजिटल बोर्ड, अभी लास्ट ये इलेक्शन जाहिर होने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसने बोला हम मेक इन इंडिया और गुजरातियों को ऐसा करेंगे। तो मैंने इतना ही पूछा कि ये जो 25,000 स्कूल आप मैं डिजिटल बोर्ड देने की बात कर रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा बोर्ड मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि वो तो चाइना से सीधा आता है और इसे असेंबल करके दे देता है। तो आप गुजरात में ऐसी क्यों कंपनी को प्रोत्साहन नहीं देते कि भाई यहाँ से गुजराती कोई कंपनी बनाए और पूरा सच्चा अर्थ में गुजरात मेड होना चाहिए। अभी पूरे का पूरा चाइना से आ रहा है और यानी बेनिफिट रोजगारी में भी हो जाए। हाँ, हो जाती है, लेकिन क्योंकि कमीशन वहां से मिलता है। चाइना का माल तो कम भाव में आता है। ये 400 करोड़ में 20% की नहीं है तो 20-25 करोड़ रुपया तो सेक्रेटरी और मिनिस्टर खा जाते हैं। ये तो हर एक टेंडर में होता है गुजरात में। कोई भी टेंडर 10 से 25% कोई भी टेंडर में इरिगेशन का हो। अभी बीच में नर्मदा का टेंडर में जो कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया था उसका जेपी गुप्ता नाम का IAS ऑफिसर ने 3% जब तक कोई नहीं देते तब तक फाइल रखा थी। अब रखा है वो तो जाने दो। मुझे तो जब ये जानकर आश्चर्य आघात हुआ गुजरात सरकार मॉडल में कि 32 टेबल पर उसकी बिल की फाइल आती, तो 3 टेबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 32 टेबल तो वो क्या कॉन्ट्रैक्टर फिर थक जाएगा तो ले लो पैसा। तो ये पूरी सिस्टम आप सुधार 20-25 वर्ष में भाजपा ने मॉडल गुजरात में नहीं सुधारी और आज भी इतना करप्शन हो रहा है, सब जानता है जी। और इसी मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी हावी होती जा रही है धीरे-धीरे। वो तो है, आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो वैसे आखिर में सवाल तो ये भी आता है कि जिनकी टिकटें कटी है इनको शायद ऐसा ना हो कि वो बोलते हैं ना कि चुनावी पुलाव सिर्फ जनता को नहीं मिलता, जिनको टिकट ना दी हो उनके लिए भी वो एक अलग कैटेगरी होती है। शायद अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसकी टिकट का किसी को बोल दिया हो कि नितिन पटेल आपका वहीं देख लेंगे। नितिन पटेल को लॉलीपॉप दी है। अगर अभी 70 वर्ष ऐसे ये लॉलीपॉप शब्द से याद आए तो शायद हार्दिक पटेल का बोला शब्द था, उस समय बोला था हार्दिक पटेल लॉलीपॉप का। जी, यानी मिलेगा सही कुछ ना कुछ, उस आशा पे आप कायम रहिए भारतीय जनता पार्टी। जब तक सेंटर में ये गवर्नमेंट है 2024 तक, तब सबको ये अभी देखो ये बोल रहा है। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है ये कितने मूर्ख है ये कार्यकर भाजपा के कि भाजपा सरकार में दिल्ली में जितना बोर्ड कॉर्पोरेशन है उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 300-400 बोर्ड कॉर्पोरेशन छोटे बड़े हैं। एक में वो 5-5 डायरेक्टर को बिठा सकते हैं, तो 3,000 तो वहाँ दिल्ली में बिठा सकते हैं। 62 बोर्ड कॉर्पोरेशन गुजरात में। आप देखो ये हर एक इलेक्शन आता है तो बोर्ड कॉर्पोरेशन, लेकिन वो फिर पद मतलब अगर भर दिया तो फिर आगे के लिए रहेगा नहीं ना, कुछ बचेगा नहीं भरता। ये 10 वर्ष से मोदी आने के बाद आप वाटर सप्लाई बोर्ड से लेकर गुजरात फाइनेंस, अब गुजरात फर्टिलाइजर देखो जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ वो IAS ऑफिसर को बिठा देता है, भाई तुम भी 5 करोड़ ले लो, हमको भी 25 करोड़ दे दो। ये जो कॉर्पोरेशन कमाने वाले हैं जिसमें सब कटकी मिलती है, पैसा मिलता है, वहाँ पॉलिटिकल नहीं मिलता। क्योंकि पॉलिटिकल अगर आप बिठा सकते हो तो कभी वो पैसादार हो जाएगा। ये वजूभाई वाड़ा का देखो, वजूभाई वाड़ा ऐसा बोलते हैं कि भाई वो भी 10,000 करोड़ का आसामी है, वो लड़ सकता है। वो मोदी के सामने जब नाना मंत्री थे तब मैंने देखा है कि वो डंका की चोट पर बोलता था कि ये ट्रांसफर रद्द करो, इसका सस्पेंड रद्द करो मोदी को, तो करना पड़ता था। फिर मोदी समझ गया कि जिसके पास पैसा का पावर है ना वो तो मेरे से हरा देगा। इसके बाद वजूभाई को गवर्नर बना दिया। और इधर भी देखो कोई भी आदमी 50 लाख करोड़ लेकर जाता है तो पार्टी की वो CCTV कैमरा उसके पास रहता ही है। पुराने वो सौरभ पटेल के पे इसी बात आई थी तो पार्टी का या फिर पुराने मंत्री कहीं ना कहीं आगे जाकर आंख ना दिखाई, इसीलिए उनकी राजनीति को अभी मार्गदर्शक के उसमें डाल। और वो ऐसे ही सचिव बिठाते हैं कि वो उसको मंत्री को, मानो कुंवर जी बावड़िया है तो ये धनंजय द्विवेदी जो पानी पुरवठा सेक्रेटरी था वो उसको गांठता ही नहीं था, उसका टपल कचरा पेटी में डाल दे, क्योंकि मोदी की सूचना थी। मंत्री बनाया, आप पैसा इतना नहीं खा सकते कि मेरे सामने लड़ सको। तो ये मोदी क्या है, IIM का प्रोफेसर जैसा है। वो किसी को वो जानता है कि भाई ये पैसादार हो जाएगा तो मेरे साथ लड़ेगा जी। तो भारत सरकार में भी यही है कि भाई कोई भी फाइल आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ
तो 50 करोड़ 20 करोड़ के ज़्यादा फाइल होती है, तो वो मंत्री को भी पावर नहीं है भारत सरकार में। वो सीधा पीएमओ में पूछना पड़ता है कि ये फाइल क्लियर करें, फिर वो लोग देखते हैं कि भाई इसमें फंड क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो पूरे का पूरा पीएपीएस आप प्यून भी नहीं रख सकते, यानी कंट्रोल कहीं ना कहीं है, और वो कंट्रोल शायद गुजरात में भी कायम है, क्योंकि यहाँ पर अब भी लगाव है और सीधी नजर रहती है गुजरात में रहती है कि कहीं भी अगर किसी को कुछ करना है तो पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। वो आईएसएस है, उसने अपने विश्वास बिठा दिए कि वो, लेकिन फिर भी कांग्रेस से जितने भी उम्मीदवार मतलब बने हैं, उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पुराने खुद के मंत्री क्या काबिलियत नहीं रखते थे जितने कांग्रेस के नेता बलवान थे। कांग्रेस में तो इतनी इंडिपेंडेंट है कि कोई यहाँ तो वो भी, वैसे तो वो भी वहाँ मुंझाते हैं, लेकिन सत्ता अभी वो जानते हैं कि बीजेपी में रहने से थोड़ा बहुत काम होगा कि सत्ता मिलेगी, इसीलिए वो लोग जाएंगे। जब उसको पता चलता है इधर कुछ नहीं है तो वापिस चला जाते उधर। जी बिल्कुल। तो ये कोई धाराधोरणी नहीं है, मैंने बोला ना कि वो तो जी बस कुछ भी कर लो लेकिन गुजरात का गढ़ कायम रखना। वो उसको डर है कि अगर सरकार गई तो मैं तो मुझे तो बराबर है कि या फिर ये जो वट वृक्ष है भाजपा का, जिसके मूल कहीं ना कहीं गुजरात में ही छिपे, यानी इसीलिए इसको बचाना। हाँ, वो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तपास पक्ष बिठा देगा, सब बीजेपी वाले जो दिल्ली में बैठे हो उसको जेल में नोटिस ये सब चालू हो जाएगा, वो पता है उसको, और उसकी इफेक्ट पूरे इंडिया में पड़ेगी। जी यानी बाहर तो लड़ लेंगे, पहले घर बचाना चाहिए। वो इसीलिए तो इतना हंगामा वो लोग कर रहे हैं। कोई नीति नियम नहीं, टिकट में कोई लायकात नहीं, लेकिन जो जीत सके वही। अभी देखते हैं, ऐसे तो 2/3 की बात सामने आई थी, हालांकि 127 के रिकॉर्ड की भी नरेंद्र मोदी ने बात कही थी, लेकिन लगता नहीं है कि उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि भाजपा में आई थिंक सबसे ऊपर तो नरेंद्र मोदी का ही नाम रहना चाहिए। अभी देखो ये इलेक्शन हिमाचल में तो वो बोलते हैं कि मेरे नाम से आप जी वैसे गुजरात में शायद ये भी किसी सीट के लिए बोला गया था कि अगर यहाँ पर हम मतलब स्वान भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा वो एक लेवल। लेकिन इस बार उसको बोलना पड़ा भूपेंद्र भाई को, लेकिन ये तो बड़ी गलत बात थी अपने विधायक को स्वान के साथ कंपेयर करना। ये कुछ ज्यादा हो गया, उसको मगज ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे कहीं किसी को, क्योंकि पूरी भक्ति की जो डिक्टेटरशिप में होते हैं ना, भक्ति भाई आपको माइंड नहीं चलाना है, तो यही चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पद पर पहुंचने के लिए उतनी राजनीति तो आनी ही चाहिए। आप जुड़े किशोर जी हमारे साथ, आपका शुक्रिया। तो आज का सवाल में हमारा सवाल ये था कि जो भाजपा के गुजरात के पुराने मंत्री हैं उनका टिकट क्यों कटा। गैरों पे तो कर्म हो गया, यानी कि आयाती जो कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस से आए थे, उनको तो टिकट मिल गया, लेकिन अपने हैं उन पर कुछ सितम हो गया, उनकी टिकट कट गई। अब देखना यही होगा कि आगे जो है वो गुजरात में से कितनी नाराजगी सामने आती है, या फिर हमेशा की तरह डैमेज कंट्रोल हो जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।